मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब इतना एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हर एक काम हम करा देंगे जो भी होगा, लेकिन उनको लगे ये आदमी हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। तो पार्टी का लीडरशिप कुछ भी तय करेगी तो एज ए सोल्जर वी हैव नो ऑप्शन बट टू टो द लाइन ऑफ द पार्टी। कमलनाथ से झगड़ा हुआ मेरा बड़ी जोर से, होम मिनिस्टर से झगड़ा हुआ स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में। तो पार्टी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम क्यों बोलते हो, मुझे नहीं रोका कि पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी, जेपी क्या कर रहे हो तुम। मेरे को तो ताज्जुब ये है कि 5 दिन, आज 5वां दिन है, कांग्रेस का एक आदमी भी नहीं बोला स्वाति मालीवाल विषय पर, सबको साफ सूंघ गया। अब बात करते हैं वो बड़ी बड़ी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो जंगल में शेर के मुकाबले बंदर को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया और शेर ने झपट्टा मारा, वो बंदर एक डाल से दूसरी डाल तीसरी डाल, तो सबने कहा भाई क्या करा, कह रहा मैंने तो मेहनत करी थी, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। तो ये हाल है। क्या विजन क्या है चांदनी चौक के लिए? 10 असेंबली हैं, 16 लाख की आबादी है और तरह तरह की समस्याएं हैं या तरह तरह के अलग अलग डिवीज़न हैं। जैसे यहाँ क्लस्टर भी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं, विलेजेस भी हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, यहाँ स्लम के कटरे भी हैं, फ्लैट्स हैं, वैसी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं। ये मेन जो रहने वालों के हैं उनकी समस्या। उसके अलावा यहाँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है। यहाँ कोई प्लानिंग नहीं हुई आज तक कि कोई एलिवेटेड रोड बने या मोनो रेल लाएँ या कोई नई चीज़ यहाँ करें। एक बहुत बड़ा क्लब था रोशनारा क्लब, वो बंद कर दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पार्क है छोटे बड़े बहुत सारे, कोई काम करने को तैयार नहीं। मैं 2 बार चक्कर लगा चुका हूँ अपनी पूरी लोकसभा का। वहाँ के जो पेन पॉइंट है, मुझे वो पेन पॉइंट एक एक समझ में आया। मुझे समझ में आया कि मेरे को 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है। मुझे समझ में आया कि जो हमारे जो यंगर जनरेशन है उनके पास आइडियाज़ है, उनकी हैंड होल्डिंग कोई नहीं करता। तो मैंने कहा मैं स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊँगा। ये कोई पार्लियामेंट के मेंबर पूरे देश में नहीं कहा होगा। मैं कह रहा हूँ मैं स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊँगा। मैं सीनियर सिटीजन जो रहने वाले हैं उनके लिए रिक्रिएशन सेंटर बनाऊंगा। पार्कों में गया तो वहाँ योगा करने वाले बहुत सारी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम योगा करते हैं, आंधी बरसात तूफान खुला होता है, हमें अगर ऊपर से आप कुछ दे दो। बहुत बेसिक चीज़ है। या जो वॉक करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे को वॉकिंग ट्रैक ठीक नहीं है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, लोग गिरते हैं। विजन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जीतने के बाद आप उस विजन को लेकर के काम करेंगे। और 15 दिन में किसी को अगर चांदनी चौक का विजन समझ में आ जाए देन आई हैव माय ओन डाउट्स। पीसीओ ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकते मैं सिर्फ किसी एक कॉलोनी के लिए काम करूँगा, वो हो जाएगा तब दूसरे के लिए करूँगा। आपको एक साथ, जैसे मैंने जमुना पाल में शुरू करा था, एक साथ सब कामों पे फोकस करना पड़ेगा। गरीब के लिए भी करना पड़ेगा, पट्टी वाले के लिए भी करना पड़ेगा, क्लस्टर वाले के लिए भी करना पड़ेगा, स्लम कटरों के लिए भी करना पड़ेगा, व्यापारी के लिए भी करना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक की समस्या के लिए भी शोर मचाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक साथ काम करना पड़ेगा। सर, बीजेपी का जो पूरा चुनाव है वो मोदी फैक्टर के ऊपर केंद्रित है। आपका क्या आप कैसे? मोदी फैक्टर क्या है? मोदी फैक्टर क्या है? क्या फॉर्मूला है? कौन सा मोदी फैक्टर है? कोरोना में लोग मरे और सरकार चुप रही, ये मोदी फैक्टर है। 1 साल किसान रहे, 800 आदमी मरे, उसमें ये मोदी फैक्टर है। 1,000 किलोमीटर लोग चले और मर गए रास्ते में, उनके बच्चे बिलक गए, ये मोदी फैक्टर है। और सरकार चुप रही। सरकार ने उनकी मदद करने के बजाय 25,000 करोड़ की पार्लियामेंट बनाई है, 16,000 करोड़ के जहाज खरीद लिए,
हजारों करोड़ रुपए पैसे वालों में माफ कर दिए, लेकिन गरीब आदमी को इंजेक्शन फ्री नहीं दे सके। क्यों? इतनी बड़ी महामारी में एक एक घर में लोग पीड़ित थे, तो सरकार किसके लिए है ये? यहीं दिल्ली में बच्चियां 1 साल तक डेमोन्स्ट्रेशन करा उन्होंने यौन शोषण के लिए, और तुमने उसके लड़के को टिकट दे दिया पार्टी का। ये मोदी फैक्टर है। नरेंद्र मोदी हमारे मैस्कॉट है, ये तो अनडिस्प्यूटेड है। आज पूरे चुनाव का नैरेटिव अराउंड नरेंद्र मोदी है, हमारा ही नहीं, हमारे जो विरोधी हैं उनका भी नैरेटिव नरेंद्र मोदी है। क्यों नैरेटिव नरेंद्र मोदी क्यों है? क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने डिलीवर किया है। अब ये अलग बात है कि हम उसको मानते हैं कि वो हमारी अचीवमेंट है। अब हमारे विरोधी के पास कुछ है ही नहीं, वो देखिए मजबूरी उसकी भी यही है कि उसको बोलना उसी पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि चुनाव का जो बड़ा नैरेटिव है वो तो सेट हो गया। तो जब नैरेटिव सेट है तो मेरी हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी बाय डिफॉल्ट आएंगे। देखिए एंटी इनकम्बेंसी क्या थी? अगर डॉक्टर हर्षवर्धन ने काम नहीं किया होता तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती, मुझे जिसका नुकसान उठता। जैसे आपने सुना होगा, मैंने ये भी कहा कि मेरे 16 कॉरपोरेटर हैं, 16 कॉरपोरेटर के भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं। तो कहीं मैं जाता तो कोई मुझे कहता है कि ये मैंने काम बताया था, कॉरपोरेटर ने ये नहीं किया, किसी ने को कहता है ये नहीं किया। बिलीव मी, टच वुड, पूरे मेरे कैंपेन में कहीं पर भी कुछ नहीं था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जितने सारे काम किए, ऐसे नहीं काम नहीं किए उन्होंने। लोग समझते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको कहा कि हमारी पार्टी में संगठन तय करता है कि हमें कब क्या करना। तो 10 साल में छोटी छोटी चीज़ों भी पेंडिंग पड़ी हैं जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी आवाज़ कभी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट ही नहीं हुई। वो चुने हुए नुमाइंदे का काम होता है बोलना, तो उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा, या डरते होंगे सरकार के खिलाफ बोलते हुए। कांग्रेस के पास लोग नहीं है, तो राहुल गांधी जैसा भी है, पप्पू है, जैसा भी हमारा नेता है, तो कांग्रेस के लोग उनको नेता मानना पड़ता है। हमारे पास तो एक लीगेसी है। हमारे पास अटल जी थे, अडवाणी जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, BL संतोष जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के नीचे अमित शाह है, जगत प्रकाश नड्डा है, और इसके नीचे बहुत लंबी लाइन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि GST को लेकर के व्यापारियों को अनेक परेशानियां हैं। मैंने समय समय पर उन सारी परेशानियों को उठाया भी है, लेकिन ये भी एक सत्यता है कि 1400 अमेंडमेंट हमने GST एक्ट में करा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं रिसेप्टिव गवर्नमेंट थी, उसने हमारी बात को माना और 1400 अमेंडमेंट हुए। बट मेरा अपना मानना है कि GST को और अभी सिंप्लीफाई और रैशनलाइज किया जाना जरूरी है, और उसके लिए मैं उस दिशा में काम करूँगा। और GST काउंसिल में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, और जितनी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट एट पार नहीं आएंगी तब तक GST की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। GST की मार 1300 अमेंडमेंट एक कानून में। लोग तंग हैं, जिनमें GST आज तक नहीं थी उस पर GST लगा दी इन्होंने, खाने पीने की चीज़ों पे GST लगा दी इन्होंने, और हर वक्त उसका डर दिखाते हैं जेल देने का, ED भेजने का। अगर बोलोगे तो ED भेज देंगे। एक और कानून उन्होंने MSME बना दिया जिससे लोग बहुत पीड़ित हैं। तो कोई सुविधाजनक प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे बैठकर वो अपनी बात को कहें और उसकी सुनी जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल कोई फैक्टर ही नहीं है, रादर उसमें तो मेरा चार्ज आपके ऊपर है। आप लोगों ने एक व्यक्ति को जो न्यूसेंस क्रिएटर है, वो उसके पास विजन क्या, आप मुझे बताओ ना जी। सिर्फ एक ही विजन है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। अब अगर अरविंद केजरीवाल के घर में, जहाँ पर इतनी सुरक्षा है, वो उसी की पार्टी की बहुत सीनियर लीडर जो राज्यसभा की नेता भी हैं, और अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, केजरीवाल चुप रहते हैं, और उस आदमी को जिसने किया उसको वो घुमा रहे हैं हवाई जहाज में। और चलिए, वो तो केजरीवाल के बारे में तो पता है, लेकिन हमारे मित्र जयप्रकाश जी, वो इतनी बड़ी बड़ी मॉरल की बातें करते हैं। कहाँ है उनका मॉरल? क्यों नहीं 5 दिन से उन्होंने इसको कंडम किया? अगर कंडम नहीं किया तो इसका मतलब ये कि आप चाहते हो कि इस तरीके की घटनाएं हों। व्हाट आर यू टॉकिंग? देखिए, लोकतंत्र में बुनियादी तौर पर ये नहीं दिखना चाहिए कि सरकार डंडा चला रही है। मैंने कहा
अभी बोल के चुका हूँ, फेडरल सिस्टम है ये, उसमें हर एक को जीने का अख्तियार है, सबकी अपनी सरकारें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर होती है, इसका मतलब नहीं है कि आप नीचे की सरकार को जिंदा ना रहने दो। या तो आप उनको तोड़ेंगे, या उनके विधायक तोड़ेंगे, या उनके मंत्री जेल में भेजेंगे, या मुख्यमंत्री जेल में भेजेंगे। क्या ये सही है फेडरल सिस्टम में? पहले हमारे समय में प्राइम मिनिस्टर के मंच पे कोई भी मुख्यमंत्री आसानी से बैठ जाता था। क्या आज बैठता है? हर आदमी बेइज्जती महसूस करता है और कहीं ना कहीं खटास होकर बाहर आ जाता है। क्या ये सही है? ये चोट है लोकतंत्र में। उनका सो कॉल्ड अलायंस है। व्हाट इज द अलायंस? यहाँ दिल्ली में खड़ो करके आप कह रहे हो राहुल गांधी अच्छे हैं, वो कहेगा केजरीवाल अच्छा है। पंजाब में कहेगा राहुल गांधी चोर है, वो कहेगा केजरीवाल चोर है। ऐसा हो रहा है ना जी। तो ये नेचुरल अलायंस नहीं है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का इससे बड़ा उदाहरण अपने को पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिल सकता। देखिए, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो व्यक्ति 25 सालों से चांदनी चौक से दूर है, ऑन रिकॉर्ड है ये, 10 साल तक डॉक्टर हर्षवर्धन रहे, उससे पहले 5 साल सिब्बल साहब रहे, और उससे पहले जयप्रकाश जी थे तो वो नॉर्थ ईस्ट से वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे। प्रैक्टिकली जो व्यक्ति 25 साल से अधिक समय से इस क्षेत्र से दूर रहा है, उनको 15 दिन में विजन कैसे समझ में आएगा? बड़ी लॉजिकल बात है ना जी। 15 दिन में वो विजन समझ में आ रहा है तो वो विजन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो कट कॉपी पेस्ट होगा, कहीं से कुछ उठाएंगे, कहीं से कुछ उठाएंगे। अगर कट कॉपी पेस्ट मेथड से आप विजन डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उसके साथ आपकी कमिटमेंट नहीं होगी। अभी जब मैं गया वहाँ चांदनी चौक, अपने जहाँ फादर बैठते थे, जहाँ मैं बैठता था, तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ। अभी भी दफ्तर खुला हुआ है वहाँ। अच्छा, खुला कांग्रेस का। हाँ, अच्छा। वो कह रहा है मैं बाहर का हूँ। वो एक चुनाव लड़ा है और जमानत जब्त हो गई थी उसकी असेंबली में। 2008 वाले की। बहुत बुरी तरह हालत। वैसे सीलिंग में वैट के टाइम में बहुत काम किया। कुछ नहीं करा। याद मैं तो देखो बात वैट ये है। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो जंगल में शेर के मुकाबले बंदर को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया और शेर ने झपट्टा मारा, वो बंदर एक डाल से दूसरी डाल, तीसरी डाल, तो सबने कहा भाई क्या करा? कह रहा मैंने तो मेहनत करी थी, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? तो ये हाल है। 2000 एसोसिएशन है दिल्ली में, 2000 प्रेसिडेंट होंगे, इनकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी है। किसकी ये प्रेसिडेंट है? ग्रेन मर्चेंट के। सवाल ये कि आपने क्या 10 साल में क्या 10 साल में वो आदमी अपनी सरकार के साथ डिमांडिंग रहा? कोई मांग करी उसने? 0।